वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, उम्मीद है कि लास्ट लेक्चर आपने अच्छे से सुना होगा जिसमें हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर पढ़े थे। आज हम जो है वो वेक्टर को निकालेंगे उसके कंपोनेंट से। लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि वेक्टर से उसके कंपोनेंट निकाले थे, तो आज हम इसका ऑपोजिट करने जा रहे हैं। बच्चे, इसमें हमारे पास एक वेक्टर ए गिवन है और इसके हमारे पास दो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर, ये हमने लास्ट में पढ़ लिए थे। ये ए वाई कंपोनेंट है और ये ए एक्स कंपोनेंट है। अभी हमें दो चीजें पता है। एक हमें ए एक्स की वैल्यू पता होगी, लास्ट हमने कैलकुलेट भी की थी, जिसको हमने ए कॉस थीटा कहा था, और एक हमें ए वाई पता होगा। इससे हम लोगों ने वेक्टर ए और एंगल थीटा निकालना। तो ये याद रखिएगा, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, तो दोनों चीजें मिलकर वेक्टर बना देंगे फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो यही हेडिंग है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब बच्चे सबसे पहले डायग्राम समझते हैं, फिर इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है O से P, जिसकी वैल्यू है आ रही है A के बराबर। तो यहाँ मैं कुछ पॉइंट लिखता जाऊंगा, ये राइट डाउन कीजिएगा आप साथ। O से P जो है वो A के बराबर आ रहा है, और जो O से M है वो AX के बराबर है। तो क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो मैं I यहाँ पे नहीं लिखूंगा, तो ये आ रही AX के बराबर। और M से जो P आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास AY के बराबर, यानी M से P AY के बराबर। यहां तक चीजें मुझे पता है। अब मुझे ए एक्स की वैल्यू भी पता है और ए वाई की भी पता है। तो लास्ट टाइम हमने डायग्राम लेबल की थी, मैंने ये बताया था कि जो चीज एंगल के सामने, थीटा के सामने है, ये हमारे पास आएगी परपेंडिकुलर। जो 90 डिग्री के सामने आएगी इसको हमने नाम दिया था हाइपोटेनियस का, और जो चीज बच जाएगी इसको हम लोगों ने नाम दिया था बेस का। तो ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। अभी हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है, हमने हाइपोटेनियस निकालना है। तो पहला पॉइंट है, हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, फिर बाद में हम उसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे। अगर देखा जाए तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो आ ही हाइपोटेनियस के लॉन्ग रही है। तो हमारे पास पाइथागोरियन थ्योरम होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइपोटेनियस आ रहा है ओ से पी, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ओ से पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस आ रही है ओ से एम, तो ये आ जाएगा ओ से एम का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर आ रहा है एम से पी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। अब देखें, ओ से पी की वैल्यू आ रही है ए के बराबर, तो यहां मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ से एम आ रहा है ए एक्स, तो ये आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर, प्लस एम से पी जो आ रही है, आ रही ए वाई का स्क्वायर आ रहा है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर ले, मैं इस साइड पे भी स्क्वायर रूट कर लेता हूँ और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट कर लेता हूँ, तो ये स्क्वायर रूट से मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये है 2 डायमेंशन के लिए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अगर ये आ जाए 3 डायमेंशन z कंपोनेंट पे, तो यहाँ पे आएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस आएगा ए वाई का स्क्वायर प्लस आएगा ए जी का स्क्वायर भी आ जाएगा साथ में, तो वो एडिशन नेक्स्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे बच्चे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, अगर देखा जाए, फर्ज कीजिएगा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर ए एक्स की वैल्यू मान ले मेरे पास आ रही है 3 और ए वाई की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4, और मैंने ए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ए एक्स की जगह 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 प्लस 16 करेंगे तो 25 आएगा। 25 को अगर आप ऐड करके स्क्वायर रूट लें तो मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो ऐसे आएगी, 9 प्लस 16 आ जाएगा 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट है वो बन जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा। ये पॉइंट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे किया, समझा सकूं आपको वो बात। याद रखिएगा जो ए आ रहा है वो गौर करें, वो अभी ए एक्स से भी बड़ा आ रहा है और ए वाई से भी बड़ा आ रहा है, यानी कि वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट की नहीं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो वेक्टर से हमेशा छोटे होते हैं अगर वहां ए एक्स और ए वाई दोनों मौजूद। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पॉइंट याद रखने के लिए याद रखिएगा, अभी जो ए है वो बड़ा आएगा ए एक्स से भी, और ए जो है वो बड़ा आएगा ए वाई से भी। तो ये आपने एमसीक्यू का पॉइंट याद रखना है कि वेक्टर अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से बड़ा होता है अगर वहां पे दोनों कंपोनेंट मौजूद हो। अब थोड़ी देर और इसका पॉइंट सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि ए वाई 0 हो जाए,
इसका मतलब क्या, ये लास्ट वीडियो में बताया था। अभी वेक्टर के दो कंपोनेंट थे, एक्स भी वाई भी। अभी वाई कंपोनेंट 0 हो गया तो वेक्टर में सिर्फ रह ही एक्स जाएगा। तो यहाँ अगर वैल्यू पुट की जाए ए वाई 0 तो 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ बचेगा ए एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ए बराबर आएगा ए एक्स के। तो यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ देन ए बिकम्स इक्वल टू ए एक्स आ जाएगा। तो ए है ही एक्स के लॉन्ग है, ए का कंपोनेंट भी एक्स के बराबर है, ए एक्स के, तो वाई 0 हो गया। सेकंड पॉइंट आ रहा है इफ ए एक्स इज 0, अगर वेक्टर का x कंपोनेंट 0 है तो अब a जो है वो खुद बराबर जाएगा a y के। तो ये पॉइंट भी याद रखने वाला है कि अगर देखा जाए इस केस में वेक्टर अपने कंपोनेंट के बराबर भी है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे एक पॉइंट याद रखना है कि a जो है वो या तो ग्रेटर देन आएगा या इक्वल आएगा अपने कंपोनेंट के, ए एक्स एंड ए वाई के बराबर आ जाएगा। यानी या वो ए एक्स के बराबर जाएगा या ए वाई के बराबर जाएगा या इनसे हमेशा ही बड़ा होगा। ये हम बात करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की। अदर देन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर बात की जाए तो वो वेक्टर अपने कंपोनेंट के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, इवन उससे छोटा भी हो सकता है। जैसे फर्ज कीजिएगा लेट्स सपोज एक वेक्टर है ए, ये छोटा वेक्टर है, लेट्स सपोज बी मैंने एक बड़ा वेक्टर बना दिया बच्चों, और सी मैंने बिल्कुल इस डायरेक्शन में बना दिया। ये मेरे पास 3 वेक्टर है, हेड टू टेल रूल से बाय सिंपल ये अदर देन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो यहां मैंने ये एक वेक्टर आर डिनोट कर दी। अब आर के बने 3 कंपोनेंट, ए बी और सी। इस केस में जो आर है वो ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। तो अगर देखा जाए आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आर है, तो इस केस के अंदर वेक्टर जो है वो अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कंपोनेंट का सम आ रहा है, लेकिन आर किससे छोटा आ रहा है, बी से। तो इस केस में आर अपने कंपोनेंट से छोटा भी आ सकता है, यानी इस केस में पॉसिबल है अदर देन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के केस में वेक्टर हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, कभी भी छोटा होना पॉसिबल नहीं है। तो यहां मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, ए लेस देन ए एक्स आज ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये था वेक्टर की मैग्नीट्यूड के रिलेटेड पॉइंट्स। अब आते हैं डायरेक्शन। थीटा हमारे पास आ गया एंगल, ये एंगल थीटा है, इसको भी हमने निकालना है y और x से। y हमारे पास बन रहा है परपेंडिकुलर और x बन रहा है x बेस। तो हमारे पास tan का फार्मूला आता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। परपेंडिकुलर y कंपोनेंट बेस x कंपोनेंट, तो अगर हम यहाँ पे थीटा देखें तो tan थीटा का फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा, tan थीटा बिकम्स इक्वल टू परपेंडिकुलर जाएगा ए वाई और बेस जाएगी ए एक्स के बराबर। तो यहाँ पे अगर थीटा देखा जाए तो थीटा बिकम्स इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स आएगा। तो ये पॉइंट एमसीक्यू में पूछा भी जाता है कि अगर ये थीटा बताया जाए तो थीटा हमेशा ये एक्स के लॉन्ग है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एक पॉइंट एमसीक्यू का याद रखिएगा, अगर कहा जाए ए एक्स बराबर हो जाए ए वाई के, देन हम यहां पे लिख सकते हैं फिर थीटा आएगा tan इनवर्स, तो ये हमारे पास देखिएगा ए वाई तो ए एक्स के बराबर चला गया, तो ए वाई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ए एक्स, तो जाएगा ए एक्स ओवर ए एक्स। तो ए एक्स से कैंसिल होके हमारे पास 1 बचेगा, तो थीटा का फार्मूला आएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 को हम कहते हैं 45 डिग्री। तो ये एमसीक्यू भी याद रखिएगा, 45 डिग्री के ऊपर जाके दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इक्वल हो जाते हैं। एक और पॉइंट एमसीक्यू का याद रखिएगा, यहाँ पे 45 के साथ साथ अगर आप 225 भी लिख दें तो फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, क्योंकि tan इनवर्स 1 45 डिग्री पे भी पॉसिबल है और 225 पे भी पॉसिबल है। तो ये 2 पॉइंट थे याद रखने वाले कि कंपोनेंट अगर इक्वल हो जाए तो वो किस एंगल पे इक्वल होते हैं। अगर कंपोनेंट हमें गिवन है रेक्टेंगुलर तो हम उससे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ये जो मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा है ये है वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का, कि अगर उसकी हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ। आखिर में एक पॉइंट आता है जो हमारी बुक के ऊपर जो है वो लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये यूज हम लोग एमसीक्यूज के अंदर करते हैं, फिर इसको हम आगे अप्लाई भी करेंगे, इनसे वैल्यूज भी निकालेंगे। अगर 2 वेक्टर हैं, फर्ज करें पहला वेक्टर आ रहा है F1, दूसरा आ रहा है F2 और उनमें एंगल है थीटा का,
दो फोर्सेज हम कहते हैं एक 3 न्यूटन है एक 10 न्यूटन है और उनमें एंगल आ रहा है 60 डिग्री का। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, तब कैसे निकालेंगे, तो तब रिजल्टेंट का फार्मूला आर इज इक्वल टू, ये मैं अब डायरेक्ट फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर हम इसको डिराइव भी करेंगे एग्जाम्पल के अंदर, वहां पे इसके मैं पॉइंट भी आपको लिखवाऊंगा। तो ये आएगा पहली फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरी फोर्स का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कॉस थीटा आएगा। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि अगर आपसे कहा जाए फोर्सेस दो गिवन है या दो वेक्टर गिवन है और उनके दरमियान में एंगल भी गिवन है, तब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो उसका ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। ये इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं था, लेकिन क्योंकि इसी को सॉल्व करके निकलते हैं तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसको हम नेक्स्ट कहीं इस्तेमाल भी करेंगे और इनको साथ में सॉल्व भी करेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इन लेक्चर को अच्छे से नोट करते जाइए। ये हमारी सीरीज जो है ये 11th फिजिक्स की चल रही है, चैप्टर नंबर 2 की। इसके साथ फिर हम 3 बाद में पढ़ेंगे 4, और सारे के सारे लेक्चर आपको इस यूट्यूब चैनल पे मेरे मिलते रहेंगे। इस पे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारे के सारे लेक्चर ही अपलोड हैं, तो आप इनको देखते रहें। मजीद वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।